चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 11 के भौतिक पर्यावरण वाले पुस्तक के दूसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता गठन का स्वरूप अलग क्यों है? और आपने यह भी सोचा है कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न हैं। चट्टानें और मिट्टी आपस से संबंधित है क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही हैं और पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों और मिट्टियों से में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है और इतने लंबे समय में अंतर्जात और बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं और इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय और अधस्तलीय आकृतियों की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचलों के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। और क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी और यह आकार में काफ़ी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा थी और करोड़ों वर्षों के दौरान यह प्लेट काफ़ी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। और क्या आप इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं? इंडियन प्लेट का खिसकना अभी भी जारी है और इससे का भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण भी प्रभाव पड़ता है। और क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना और इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों और प्लेटों के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। और भूवैज्ञानिक संरचना और सेल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है जो भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा है हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत मलाए और तीसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। देखते हैं प्रायद्वीपीय खंड के बारे में। प्रायद्वीपीय खंड की उत्तर सीमा कटिफटी है जो कच्छ से आरंभ होकर अरावली पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों और गंगा डेल्टा तक जाती है। और इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में करवी एंगलोग और मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। और पश्चिम बंगाल के मलदा भ्रंश उत्तरी पूर्व भाग में स्थित मेघालय और करवी एंगलोंग पठार की छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल और मरुस्थल सदृश स्थल की रीतिया से ढका हुआ है। प्रायद्वीप प्राय प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है और कैरेबियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। अपवाद स्वरूप पश्चिम तट पर समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तन क्रियाओं से परिवर्तन होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ते और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों और खंडभ्रंश से प्रभावित है। नर्मदा, तापी और महानदी के रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। और प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल है जैसे अरावली, नल्लामाला और जवादी, बेलीकोंडा, पालकोंडा श्रेणी और महेंद्रगिरी पहाड़ियां आदि है। यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। उसके बाद भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य खंड 1 के नामक पुस्तक से आपने प्रवणता की गणना की विधि भी सीखी होगी। और आप हिमालय से निकलने वाली और प्रायद्वीप नदियों की प्रवणता ज्ञात करके उनकी तुलना कर सकते हैं। पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा निर्माण करती है और महानदी गोदावरी और कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके परिणाम है। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं देखें। हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं में कठोर एवं स्थित प्रायद्वीप खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्लभ और लचीला है। और ये पर्वत वर्तमान समय में ही बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की अंतर्क्रिया से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप
इसके परिणाम स्वरूप इसमें वलन, भ्रंश और छेप बनते हैं और इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तन हलचलों से जुड़ी है। अब तेज बहाव वाली नदियों से अपरदित ये पर्वत अभी भी युवावस्था में ही है और गार्ज जो भी आकार वाली घाटियां, छिप्रिका और जलप्रपात इत्यादि का परिणाम है। और उसके बाद देखते हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान का। तो भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही है और इन मैदानों में जलोद की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उसके बाद उपलिखित वृत्तांत से पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है और इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृतिक पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चाच पर महत्वपूर्ण प्रभाव पाया जाता है। भू आकृति के बारे में देखें तो किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास के अवस्था का परिणाम है और भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है और इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियां हैं और इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें अनेकों चोटियां हैं और सुंदर घाटियां और महाखड्ड है और दक्षिण भारत एवं स्थिर परंतु कटा फटा पठार है जहाँ अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है और इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल भी मैदान है। और मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृति के खंडों में बांटा जा सकता है, जैसे पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में बांटा जा सकता है, दूसरा उत्तरी भारत का मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय स्थलाकृतियां, पांचवा तटीय मैदान और छठा है द्वीप समूह। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं में देखें, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमालाएं में हिमालय पर्वत और उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां शामिल है। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, श्रृंखलाएं हैं और इसमें बृहद हिमालय है, पार हिमालय श्रृंखलाएं और मध्य हिमालय और शिवालिक प्रमुख श्रेणियां हैं। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हुई है और दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में ये श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में ये पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है और बृहद हिमालय श्रृंखला जिसमें केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है उसकी पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 25 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण उसकी चौड़ाई 160 से 400 किलोमीटर है। और जैसे मानचित्र में स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। और क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप के नामों को बता सकते हैं? और हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु, अफवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। और क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं कि क्या प्रभाव है? और क्या आप दुनिया में हिमालय जैसे भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? उसके बाद देखते हैं उत्तरी भारत का मैदान के बारे में। तो उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोद निक्षेप से बना है और इस मैदान की पूर्व से पश्चिम लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है और जलोद निक्षेप की अधिकतम गहराई 1000 से 2000 मीटर है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों की 3 भागों में बांटा गया है और जैसे भाभर, तराई और जलोद मैदान है। और जलोद मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, खादर और बागर में। भाभर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक के गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है और इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों में बाहर निकली नदियां यहाँ पर भारी जलभार जैसे बड़े सैल और गुलाश में जमा कर देती है और कभी कभी स्वयं इसी में लुप्त भी हो जाती है। भाभर के दक्षिण में तराई क्षेत्र है जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है। अब भाभर क्षेत्र में
लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकल कर प्रकट होती है और क्योंकि इनकी निचली वाहिकाएं नहीं होती है और ये क्षेत्र अनूप बन जाता है और जिसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का ये घर है। तराई से दक्षिण में मैदान है और जो पुराने और नए जलोद से बना होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है और इस मैदान में नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली अपर्दनी और निक्षेपण स्थलाकृतियां जैसे बालू रोधिका, विसर्प और गोकुल झील और गोफित नदियां पाई जाती है। ब्रह्मपुत्र घाटी का मैदान नदी द्वीप और बालू रोधिकाओं की उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ ज्यादातर क्षेत्र में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और नदियाँ अपना रास्ता बदलकर गुफिका वाहिकाएं बनाती रहती है। उसके बाद उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियाँ अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। सामान्य तौर पर यह एक सपाट मैदान है जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी 50 से 100 मीटर है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है और ब्रह्मपुत्र नदी अपनी घाटी में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। परंतु बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले धुबरी के समीप यह नदी दक्षिण की ओर 90 डिग्री मुड़ जाती है और ये मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बने हैं और जहाँ कई प्रकार के फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना और जूट उगाई जाती है। अतः यह जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखें। नदियों के मैदान में 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार त्रिकोण आकार वाला कटा फटा भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक या अरावली विस्तार और पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिरी पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची यानी कार्डामम पहाड़ियाँ और प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। अब उत्तर पूर्व में श्रीलंग तथा कार्बी एंगलोंग पठार की भी भूखंड का विस्तार है। और प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है, जैसे हजारीबाग पठार, पलायू पठार, रांची पठार, मलवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। यह भारत के प्राचीनतम और स्थित भूभागों में से एक है। सामान्य तौर पर द्वीप की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व को कम करती चलती जाती है और जिसका परिणाम यहाँ की नदियों के बहाव की दिशा से मिलती है। प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों के नाम बताएं जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से गिरती है और कुछ स्थलाकृतियां के भी नाम बताएं जो पूर्व की ओर प्रवाहित नदियों से संबंधित है परंतु पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों से संबंधित नहीं है। और इस क्षेत्र की मुख्य प्राकृतिक स्थलाकृतियों में टॉर ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियां और पर्वत स्कंद, नग्न चट्टान संरचना, टेकरी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं और करवाटजाइट भीतियां शामिल है जो प्राकृतिक जल संग्रह के स्थल है। और इस पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान और मिमजन्य भ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरते हैं। जैसे भीमा भ्रंश का उल्लेख करना आवश्यक है क्योंकि वहाँ बार बार भूकंपीय हलचलें होती रहती है और अपनी पुनरावर्ती भूकंपीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण ही प्रायद्वीपीय पठार पर धरातलीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और इस पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में नदी खड्ड और महाखड्ड इसके धरातल को जटिल बनाते हैं। चंबल, भिंड और मोरेन खड्ड इसके उदाहरण हैं। और मुख्य उच्च लक्षणों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे दक्कन का पठार और दूसरा मध्य उच्च भूभाग और तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार। दक्कन का पठार में देखें तो इसके पश्चिम में पश्चिम घाट, पूर्व में पूर्वी घाट और उत्तर में सतपुरा में काला और महादेव पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र के सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में इसका नाम है अनामलाई और इलायची में इसका है कार्डामम पहाड़ियाँ। और पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत हैं और इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है जो
कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट के अनामलाई पहाड़ियों से उसमें स्थित है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोरा बेटा है, जो और यह गिरी पहाड़ी में है। और ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हुई है और पूर्वी घाट अविरत नहीं है, और महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी द्वारा अपर्दित है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जवादी पहाड़ियाँ हैं, और पालकोंडा श्रेणी है, और नल्लामाला पहाड़ियाँ है, और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ है। पूर्वी और पश्चिम घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस से मिलते हैं। और मध्य उच्च भूभाग के बारे में देखें तो पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्चष्ट पठार की श्रेणी में बना है, और जिनकी समुद्र तल में ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। और ये दक्षिण पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। और ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कि काफ़ी हद तक अपर्दित है, और इनकी श्रृंखलाएं टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार जैसलमेर तक है, जहाँ यह अनुर्दैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार यानी बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हुए हैं। अपने भूगर्भिक इतिहास में यह क्षेत्रीय कायांतरिक प्रक्रियाओं से गुजर चुका है, और कायांतरिक चट्टानें जैसे संगमरमर, स्टेल और नाइट्स की उपस्थिति इसका परिणाम है। और समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है, और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। बनास है चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है, जो बनास चंबल की एक मात्र मुख्य सहायक नदी है, जो पश्चिम से में अरावली से निकलती है। और मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। उसके बाद उत्तर पूर्वी पठार के बारे में देखें। वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था, और बाद में यह नदी द्वारा जमा किए जलों द्वारा पाट दिया गया। और आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं, और इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, और तीसरा है जयंतिया पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की एक तरह मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा, सिलमेग्नाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों का भंडार है। और इस श्रेणी में अधिकतम वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है और चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है, जहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है। उसके बाद भारतीय मरुस्थल के बारे में देखें। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है, और यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है, जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है, और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। और इन्हीं असल कृतियों गुणों के कारण इसे मरुस्थलियों के नाम से जाना जाता है। यह माना जाता है कि मेसोजोई के काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था, और इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट बृहस्पति के आसपास के समुद्री निक्षेप से होती है। यानी काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आंकी गई थी। और यदि भी इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टान और मरुस्थल जो दक्षिण भाग में है। और ढाल के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रण्य की ओर ढाल वाला दक्षिण भाग कहलाता है। और यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक है। मरुस्थल के
दक्षिण भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है और अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। और कुछ नदियां तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है और यह अतः स्थलीय अपवाह का उदाहरण है, और जहाँ नदियां झील या पलाया में मिल जाती है और इन पलाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया जाता है। उसके बाद तटीय मैदान देखें। भारत की तटीय मैदान में पहले आप पढ़ चुके हैं कि भारत की तट रेखा बहुत लंबी है और स्थिति और सक्रिय भू आकृति के प्रक्रियाओं के आधार पर तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है और ऐसा विश्वास है कि पौराणिक शहर द्वारिका, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर स्थित था, अब पानी में डूब गया है और जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक संकीर्ण पट्टी मात्र है और पतनों एवं बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। यहाँ पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाहों में कंडला है और मजगांव, JLN नहवा सेवा है और मरमागांव है। उसके बाद मैंगलोर, उसके बाद कोचीन शामिल है। उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तट तक फैले पश्चिमी तटीय मैदान को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ तट है और महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट है। कर्नाटक तथा केरल के क्रमशः मलाबार तट है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में संकीर्ण है परंतु उत्तर और दक्षिण में चौड़े हो जाते हैं और इस तटीय मैदान में बहने वाली नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। और मलाबार तट की विशेष स्थलाकृतियां कायल, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकाएं के लिए प्रयोग किया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बलाम काली यानी नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कलाई में किया जाता है और पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है और उभरे हुए तट का उदाहरण है। पूर्व की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती है और इसमें महानदी है, गोदावरी है और कृष्णा और कावेरी का डेल्टा शामिल है। उभरा तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है और यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई 500 किलोमीटर है, जिसके कारण यहाँ पतनों और पोताश्रयों का विकास मुश्किल है। पूर्व तट के कुछ पतनों के नाम बता सकते हैं आप। और द्वीप समूह के बारे में देखें तो भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं और एक बंगाल की खाड़ी है और दूसरा अरब सागर में है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप है और ये द्वीप 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 92 डिग्री पूर्व से 94 डिग्री पूर्व के बीच स्थित है। और रीची द्वीप समूह और लबरिंथ द्वीप यहाँ के दो प्रमुख द्वीप समूह है। अब बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है और कुछ छोटे द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से भी जुड़ी हुई है। और वेरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी भी निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह द्वीप असंगठित कंकड़, पत्थरों और गुलासमों से बना हुआ है। इस द्वीप समूह की मुख्य पर्वत चोटियों में सेडल चोटी है जो उत्तरी अंडमान जिससे कि जो 738 मीटर है ये। उसके बाद ये माउंट ड्यूवेरी है और मध्य अंडमान में 515 मीटर में माउंट कोएब है जो दक्षिण में है और दक्षिण अंडमान 460 मीटर में है। और ये है माउंट थुइलर है और ग्रेट निकोबार जो 6 से 42 मीटर में है। ये सब शामिल है इसमें अंडमान में। और पश्चिमी तट के साथ कुछ प्रवाल निक्षेप तथा खूबसूरत पुलिन है। यहाँ पर स्थित द्वीपों का संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। और अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल है। ये द्वीप 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर और 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के बीच बिखरे हुए हैं। और ये केरल तट से 280 किलोमीटर से
80 किलोमीटर दूर स्थित है और पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना हुआ है। यहाँ 36 द्वीप हैं और इनमें से 11 पर मानव आवास है और मिनिकॉय सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल 453 वर्ग किलोमीटर है। अब पूरा द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बटा गया है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनानोर द्वीप है और इस द्वीप समूह पर तूफान निर्मित पुलिन है जिस पर अवध गुटिकाय है शिलिंग और गुलाशमिकाएं हैं तथा गुलाश्य पूर्वी ऋण समुद्र तट पर पाए जाते हैं। 26 दिसंबर 2004 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर एक प्राकृतिक आपदा ने गहरा ढाया। और क्या आप इस आपदा का नाम बता सकते हैं और इससे प्रभावित बाकी क्षेत्रों की भी पहचान कर सकते हैं?